22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दल बदलने का खेल भी तेज हो गया है। इसी क्रम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब जनसभा करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, यूपी प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोला। इसी पर आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे, स्वामी गए आरपीएन आए। सपा और बीजेपी में नुरा कुश्ती का खेल जारी है, लेकिन इसमें बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस के बड़े चेहरे अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पहले अदिति सिंह और अब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरपीएन सिंह कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और कुशीनगर घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पत्नी पत्रकार हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं, स्वामी को इसी वजह से कुशीनगर से हटाया गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, यानी स्वामी गए और आरपीएन आए, क्योंकि दोनों ही पिछड़ी जाति के नेता हैं और पूर्वांचल में इनकी खासी पैठ भी है। सर, मैंने साफ तौर से अपनी प्रेस वार्ता में कहा, भारत देश का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह का योजनाएं डबल इंजन की सरकार ने दी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। सर, साफ तौर पे जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस पार्टी में मैंने काम किया, ना तो वो पार्टी रह गई है, ना तो वो सोच रह गई। इससे ज्यादा मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहूँगा। और आगे इतिहास हो गया, अब आगे चल के राहुल जी, सोनिया जी ने आपसे बात करने की कोशिश की। सर, अब मैं उन इतिहास के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, मैं राजनीति में मैं ही अकेला राजनीति में हूं। मैं जो भी पार्टी मुझे दिशा निर्देश देगी, जो भी काम देगी, उसको जरूर करूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद के न्यूज से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के विकास और नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस छोड़ने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि वो पुरानी बातों में नहीं जाना चाहते और हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे ने आरपीएन से खास बात की है, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए। सर, क्या कारण रहा? आपने बोला लगातार मंथन किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, अब रिसेंटली आपने ज्वाइन की, क्या लगता है मंथन खत्म हो गया? नहीं सर, मैंने कहा ज्वाइन ही कर लिया, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस में क्या चीजें रही हैं जिस वजह से आपको अब कांग्रेस छोड़नी? जिस पार्टी में मैंने काम किया, ना वो उस टाइप की पार्टी रह गई, ना वो सोच रह गई, इसलिए भारत निर्माण, देश निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने पूर्वांचल में बीजेपी जो फर्क पड़ा है, खासतौर पर आप उस क्षेत्र से आते हैं, तो लगता है वो डैमेज कंट्रोल पूरा हो गया, आरपीएन सिंह अब चुनावी मैदान में होंगे? नहीं सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्वांचल से नहीं आते हैं और पटरौना से चुनाव नहीं तो लड़ते हैं, वो तो है पूर्वांचल के नहीं है सर। उनके लिए उन पे मैं क्या टिप्पणी करूं? बीजेपी में आने से पहले ही आपको कांग्रेस की तरफ से कायर बता दिया गया कि जो लोग अब पार्टी छोड़ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष नहीं कर पा रहे, कायर है। सर, मैं व्यक्ति जब झारखंड मैंने जिताया था तो उस समय भी कायर हुआ होऊंगा, क्यों? तो ये थे आरपीएन सिंह जो साफ तौर पर कह रहे थे कहीं ना कहीं बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, कह सकते हैं बीजेपी का एक बड़ा दांव है ये, काफी दिनों से चर्चा थी कि बीजेपी कोशिश में है किसी बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए, तो वो बड़ा चेहरा आज आरपीएन सिंह के रूप में शामिल हो गया है। अमित, देखिए, खास तौर पे अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य पटरौना सीट से चुनाव लड़ते हैं और पूर्वांचल से एक नेता आरपीएन सिंह के रूप में बीजेपी में आना, जाहिर तौर पर जनता के बीच एक बड़ा मैसेज गया है कि भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के चले गए हों, पार्टी पे तमाम तरह का आरोप लगा रहे हों, लेकिन पार्टी अभी भी वही है और तमाम लोगों की निष्ठा पार्टी के प्रति है, जिस वजह से कांग्रेस जैसे
बड़े कांग्रेस जैसे बड़े दल के बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक मैसेज जरूर गया, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। हालांकि काफी दिनों से इस बात की चर्चा थी कि आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं। और जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन करी थी और उसके बाद से ही लग रहा था कि अब बहुत जल्द जो है आरपीएन सिंह भी बीजेपी में आ जाएंगे। और आखिरकार मेरे सवाल का जब मैंने सवाल किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देर आए दुरुस्त आए, भले ही देर हुई हो लेकिन अब वे सही जगह पे हैं। जी अमित, समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ गई है और अंदर खाने की खबर यह भी है कि आरपीएन सिंह से काफी पहले डील हो गई थी, उन्हें पडरौना विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने की खबर थी, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। देखिए, कई सारी चीजें निकल के आ रही है। हालांकि जिसकी मैं बात करता हूं कि अंदर जाहिर तौर पे आरपीएन सिंह ने जब ज्वाइन किया तो कई तरह की बातें जो है वो पार्टी के बड़े नेताओं के साथ हुई होंगी, चर्चा हुई होगी, और उसके बाद ही आरपीएन सिंह आखिरकार पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की चीजें जो है उन्होंने अपनी बातें पेश की है कि प्रधानमंत्री के विकास कार्य से न सिर्फ प्रभावित है बल्कि पूर्वांचल में बीजेपी ने जो विकास किया है उसे वे सपने में भी नहीं सोचते थे। यानी पूर्वांचल में विकास इस समय बीजेपी ने नहीं किया। जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसके बाद से कोई इनॉग्रेशन नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, यानी उससे पहले सारी चीजें हो चुकी थी। तो आखिरकार फिर भी आरपीएन को आने में इतनी देर क्यों लगी? तो कई सारी चीजें हैं जो अंदर खाने में तय की गई होंगी और उसके बाद आरपीएन सिंह ने पार्टी ज्वाइन करी है। हालांकि वो जब चुनाव की बात उनके सामने भी रखी गई तो उनका साफ तौर से कहना था कि पार्टी जो भी भूमिका, जो भी दायित्व उन्हें देगी वो निर्वहन करेंगे। तो क्या तय हुआ है, बहुत जल्द जो है वो लोगों के सामने आ जाएगा। क्या आरपीएन सिंह वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने चुनावी मैदान में होंगे, ये देखना होगा। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि आखिरकार पूर्वांचल में जो तमाम पार्टियां आरोप लगा रही थी कि बीजेपी की फिजा खराब हो रही है, आरपीएन सिंह के ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं चीजें जो है एक बार फिर जो डैमेज कंट्रोल की बीजेपी बात कर रही थी वो करने में सफल हुई है। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए, वापस आपके पास हम लौटेंगे। तो बड़ा घटनाक्रम आज हुआ यूपी की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह शामिल हो गए हैं। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इससे माना जा रहा है। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है पूर्वांचल में, इनका एक खासा वर्चस्व भी है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं स्वामी गए आरपीएन आए। आरपीएन के आने से भारतीय जनता पार्टी को खासी राहत पहुंची होगी, क्योंकि काफी समय से ये बातें चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता और एक बड़ा ओबीसी के जो चेहरे माने जाते हैं वो चले गए हैं। बीजेपी क्या करेगी? क्या आरपीएन के तौर पर बीजेपी की भरपाई हो गई? इसी पर हम बने हुए हैं। हमारे साथ अमित बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ यूपी से जुड़ गए हैं। दिनेश, आपके पास आएंगे। क्या समाजवादी पार्टी की अब टेंशन बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह के शामिल होने से? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ही नहीं, बहुजन समाजवादी और कांग्रेस सहित सभी क्षेत्रीय दलों के लिए आरपीएन सिंह का भारतीय जनता पार्टी में जाना बड़ा नुकसान करने वाली बात होगी। क्योंकि आरपीएन सिंह का नाम पूर्वांचल के कई जनपदों में, कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, मऊ, इधर देवरिया, गाजीपुर, फिर इधर आ जाएंगे बस्ती तक, ऐसा
आरपीएन सिंह का नाम है और उनके संगठन में कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, स्टार प्रचारक। अभी कल ही इनके नाम के स्टार प्रचारकों की सूची आई है, उसमें इनका नाम था। तो कांग्रेस के बड़े लीडर थे और पूर्वांचल के बड़े चेहरे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये खेल खेला है, जो स्ट्रोक मारा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी दलों के लिए बड़ा नुकसानदेह हो। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। और 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्वांचल में डैमेज कंट्रोल हुआ था, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों या दारा सिंह रहे हों, जैसे बड़े स्तर के नेता अपने जाति में अच्छा पैठ रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा था, वो पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफल रही। और वो भारतीय जनता पार्टी की कमी अब समाजवादी पार्टी सहित अन्य दलों के लिए दिक्कत डाल सकती है, क्योंकि आरपीएन सिंह बड़े नेता पूर्वांचल के हैं और पिछड़े वर्ग में भी इनका अच्छा खासा होल्ड है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होंगे आरपीएन सिंह। और भारतीय जनता पार्टी इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि जिनको भी जाना है, जो भी बाहरी नेता 2017 या 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, 19 में, जिनकी संभावना थी कि ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी छोड़ सकते हैं, उन सब का इंतजार करने के बाद जब सारे नेता छोड़ गए, बाहरी जो भारतीय जनता पार्टी में इन सनों में आए थे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रोक खेला आरपीएन। बिल्कुल, अब ये जो स्ट्रोक है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, कितना फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, कहा यह भी जा रहा है कि आरपीएन सिंह की जो पत्नी हैं, पेशे से वो पत्रकार हैं, उन्हें भी प्रत्याशी बना सकती बीजेपी, इसमें कितनी सत्यता है अमित? देखिए, बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि अभी तक पूर्वांचल की लिस्ट जो है वो बीजेपी की तरफ से घोषित नहीं की गई है। और खासतौर पे 2 ही कैंडिडेट जो कि सबसे पहले अनाउंस हुए थे, उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, दूसरा नाम जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। तो ऐसे में अभी बीजेपी की लिस्ट आउट नहीं हुई है, तमाम सारी चीजें जो है वो अंदर खाने में तय हो गई है। और अब जो विधानसभा चुनाव की लिस्ट होगी उसमें इस तरह के नाम जरूर दिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज है कि आरपीएन सिंह की बात करें तो कोई छोटे लीडर नहीं थे कांग्रेस में। अगर उनके कद की बात करें, न सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री बल्कि रिसेंटली वो झारखंड के प्रभारी थे। इसके साथ ही स्टार प्रचारक, जैसा दिनेश जी बता रहे थे, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रिसेंटली उनका नाम था, कोर कमेटी के मेंबर थे। और ऐसे में जो बिल्कुल बड़े नेता हैं और अमित स्वामी प्रसाद मौर्य को भी चुनाव हरा चुके हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी मुश्किलें अब कम नहीं हैं। हो सकता है बीजेपी नहीं अपना प्रत्याशी बना दे। अमित, आपका शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जहां समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, अब आरपीएन सिंह जो हैं उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस लड़ाई को स्वामी बनाम आरपीएन के रूप में भी देखा जा रहा है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे लिस्ट नई अपराधी सभी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कर रहे हैं लिस्ट नई अपराधी सभी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट नई है लेकिन अपराधी वही हैं। ये वही सपा है जिसने यूपी की जनता जो है उससे खुश नहीं थी। आज दुर्दांत अपराधियों, गुंडों, हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट जारी कर समाजवादी पार्टी ने अपना खतरनाक और डरावना चेहरा जनता को दिखाया है, जिसका जवाब जनता अपने वोट की ताकत से भाजपा को 300 सीटों से ज्यादा देकर देगी। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बस की बात नहीं है।
कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलने से रोक सकें। और समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशियों की सूची जारी की है उससे यह संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के गैंग के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है ये दल। और जो कोई जेल में पड़ा है, कोई बेल में पड़ा है, कोई कैराना से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाला है, इनको इस तरह के प्रत्याशी खोजने से मिले। एक तरह से ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ नहीं रहे, उत्तर प्रदेश की जनता को एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, श्री अखिलेश जी, चाहे जितने गुंडे, अपराधियों, माफियाओं को टिकट दे दो, आपकी साइकिल पंचर थी, वो पंचर ही रहेगी। जो हाल आपका 2017 में था उससे भी बुरा हाल आपका 2022 में होगा। कमल खिला था और कमल खिला रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार के माध्यम से विशेष तौर से जो गरीब कल्याण, मजदूर कल्याण, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में जो काम किया गया है, एक सुरक्षा कवच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में दिया गया है, वह सबको स्वीकार है। इसीलिए 2014 से लेकर के 2019 तक सारे गठबंधन फेल हो गए और भाजपा का कमल खिल गया। और उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि किसी पार्टी को यह लगता है कि हिस्ट्री शीटर के जरिए हिस्ट्री बनाना चाहती है तो वो अपना इतिहास बनाती रहे, लेकिन हिस्ट्री शीटर से आप जनादेश हासिल नहीं कर सकते। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं जब सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान जो है वो सबूत मांग रहा था और कांग्रेस पार्टी यहां सवाल पूछ रही थी, तो उसी समय हमें लगा कि क्या जुगलबंदी है इन लोगों की, कि एक तरफ जो है वो सबूत मांगा जाता है, दूसरी तरफ सवाल उठाए जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा याराना है, सबूत और सवाल का कितनी मजबूत जुगलबंदी है। और उसी बात को मुझे लगता है अमरेंद्र सिंह जी ने दोहराया। सीटें मजबूती के साथ बीजेपी लड़ेगी और चुनाव में वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। और अब जो लिस्ट है समाजवादी पार्टी की, उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं। उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है उसमें सबसे ज्यादा अपराधी, हिस्ट्री शीटर, ऐसे तमाम लोग शामिल हैं। इसी पर हमारे साथ दिनेश बने हुए हैं। दिनेश, वापस आपके पास आएंगे। अब जो हमला बीजेपी कर रही है, बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट है समाजवादी पार्टी की तमाम सारे सवाल खड़े करती है। जनता को ये चुनना है कि उसे हिस्ट्री शीटर नेता चाहिए या साफ छवि का। क्या ये जो पैंतरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये काम आ सकता है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जब से समाजवादी पार्टी ने कल अपने 159 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जैसे आजम खां, उनके बेटे नकुड़ से प्रत्याशी, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो या तो किसी मामले में जेल के अंदर हैं या तो फिर वांछित हैं या पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ऐसे मामले में समाजवादी पार्टी ने जब ये लिस्ट जारी की तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके लगभग सभी नेताओं ने इस पर टिप्पणी शुरू कर दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी इसका जवाब देने से लगातार बच रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को इस लिस्ट पर घेरने में पूरी तरह से कामयाब है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता, यहां तक कि अखिलेश यादव के साथ साथ नीचे लेवल तक के कोई नेता इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उस पर आरोप लगा रही है, जिन प्रत्याशियों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कमजोर समझ रही थी, तो इस मतदाता सूची प्रत्याशियों की सूची के माध्यम से समाजवादी पार्टी को घेरने में का भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और काफी हद तक वो कामयाब भी दिख रही है। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं इस लिस्ट पर और भाजपा के आरोप पर, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी के नेता जो जवाब भी नहीं दे रहे हैं और उस लिस्ट पर सफाई भी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस लिस्ट पर गिरती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। जी दिनेश, क्या समझे, क्या समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, चेहरे नहीं है, या फिर इन प्रत्याशियों को उतारना इनकी मजबूरी हो गई है? दिनेश जी
आपको बता दूं, मैं लगातार इस बात को रख रहा हूं कि न्यूज के दर्शकों के सामने कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव इस समय एक अपने आप को मैच्योर राजनीतिक मानकर खुद ही अपने आप निर्णय ले रहे हैं। एक एक प्रत्याशियों की सूची या प्रत्याशी को लेकर वो खुद ही अपने आप और अपने लोगों के बीच चर्चा करके ही तय कर रहे हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इसमें फंसते नजर आ रहे हैं प्रत्याशियों को लेकर। नकुड़ की बात करें या आजम खां की बात करो तो कुछ इनकी मजबूरियां हैं जो सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, सेल्फ निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब वो कौन सी मजबूरी है ये खुद समाजवादी पार्टी या अखिलेश ही बता सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास इन नामों के अलावा और नाम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं जिनके विरोध में समाजवादी पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि यही वो चेहरे हैं जिनसे हम जीत को काफी हद तक सुनिश्चित कर सकते हैं। बहरहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो लिस्ट तो नई सामने आ गई, लेकिन अपराधी वही हैं जिसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक हो गई। समाजवादी पार्टी पर जो लिस्ट जारी की गई उसमें तमाम ऐसे नाम हैं जो जिनका आपराधिक इतिहास है। और अब बात करेंगे माया का हल्ला बोल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर विपक्ष पर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल रही हैं। इससे गरीब व पिछड़ा बनाए रख जनता को त्रस्त करने की दोषी हैं, लेकिन इनकी जो जुमलेबाजी है वो जारी है। वहीं दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव व जान माल, मजहब की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आज विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, जो बेहद दुखद है। तो वहीं दूसरी तरफ मायावती अब चुनाव को लेकर अपना दमखम दिखाने जा रही हैं। 2 फरवरी को आगरा में बीएसपी की बड़ी रैली होने जा रही है। और आखिर में बात करेंगे आपका बीजेपी पर हमला। यूपी के बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा यूपी में नफरत की बुनियाद पर चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल पर यूपी का विकास करेंगे। जिन्हें नौकरी चाहिए, बिजली चाहिए, फसल का समय पर उचित दाम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो आम आदमी पार्टी को अपना वोट दें। हमने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है, जिसमें मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और तमाम हमारे मंत्री विधायक उत्तर प्रदेश के चुनाव में हैं। वो भी हमारे स्टार प्रचारक हैं। और 22 का बादशाह में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।